इस अध्याय का विषय है कक्षा 10 संचयन भाग 2 से पाठ 3 टोपी शुक्ला पर आधारित प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1, इफ़न टोपी शुक्ला की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा किस तरह से है? उत्तर, इफ़न टोपी का पहला दोस्त था। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाते थे। टोपी का इफ़न की दादी से भी बहुत गहरा नाता था, क्योंकि जो प्यार और अपनापन टोपी को उसके घर में नहीं मिला वह इफ़न और उसकी दादी से मिला। इसलिए कहा जा सकता है कि इफ़न टोपी शुक्ला की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रश्न नंबर 2, टोपी के पिता ने इफ़न और टोपी की मित्रता का फायदा कैसे उठाया? उत्तर, टोपी के पिता और घर के अन्य सदस्यों को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि टोपी किसी मुसलमान के लड़के से दोस्ती करे या उसके घर आए जाए, पर टोपी को जाति धर्म से क्या लेना देना था। टोपी के पिता ने जैसे ही जाना कि इफ़न के पिता कलेक्टर हैं, तो उन्होंने अपने क्रोध को दबाया और तीसरे दिन ही दुकान के लिए कपड़े और चीनी का परमिट ले आए। प्रश्न नंबर 3, पूरे घर में इफ़न को अपनी दादी से ही विशेष स्नेह क्यों था? पूरे घर में इफ़न को अपनी दादी से ही विशेष स्नेह था। प्यार तो उसे अब्बू, अम्मी, बाजी तथा छोटी बहन से भी था, पर ये सभी उसे कभी कभार डांट ही लेते थे। दादी ने उसका दिल कभी नहीं दुखाया था। वह रात को उसको तरह तरह की कहानियां भी सुनाया करती थी, इसलिए वह अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। प्रश्न नंबर 4, इफ़न की दादी के देहांत के बाद टोपी को उसका घर खाली सा क्यों लगा? उत्तर, टोपी और दादी अपने अपने घरों में अजनबी और भरे घर में अकेले थे, क्योंकि दोनों को ही उनके घर में समझने वाला कोई नहीं था। दोनों ने एक दूसरे के अकेलेपन को दूर कर दिया था। इफ़न की दादी के देहांत के बाद टोपी को उसका घर खाली खाली इसलिए लगने लगा क्योंकि उसके घर पर केवल उसकी दादी ही थी जो टोपी की बात समझती थी, उसका मजाक नहीं उड़ाती थी और उसे इफ़न की तरह ही प्यार करती थी। प्रश्न नंबर 5, टोपी एक दिन के लिए ही सही अपने बड़े भाई मुन्नी बाबू से बड़ा होना क्यों चाहता था? उत्तर, इफ़न की दोस्ती करने के कारण जब टोपी की पिटाई हो रही थी, तभी उसके बड़े भाई मुन्नी बाबू ने दादी से शिकायत करते हुए कहा था कि यह टोपी एक दिन रहीम कबाबची की दुकान पर कबाब खा रहा था। तो टोपी को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वह कबाब को हाथ तक नहीं लगाता था। कबाब तो स्वयं मुन्नी बाबू ने खाया था और यह बात घर पर न बताने के लिए उसे इकन्नी रिश्वत भी दी थी। इसका मजा चखाने के लिए टोपी मुन्नी बाबू से बड़ा होना चाहता था। प्रश्न नंबर 6, 10 अक्टूबर सन 45 का दिन टोपी के जीवन में क्या महत्व रखता है? उत्तर, 10 अक्टूबर सन 45 को इफ़न के पिता का ट्रांसफर हो गया, तो इफ़न को भी उनके साथ जाना पड़ा, जिस कारण टोपी ने अपना एक अभिन्न मित्र खो दिया। उसने तय किया कि अब वह कोई भी ऐसा मित्र नहीं बनाएगा जिसकी बदली हो जाए। अतः यह दिन उसके जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। प्रश्न नंबर 7, टोपी ने इफ़न से दादी बदलने की बात क्यों कही? उत्तर, टोपी को अपनी दादी कतई अच्छी नहीं लगती थी। वह हमेशा टोपी को डांटती फटकारती थी, कभी भी उससे प्यार से बात नहीं करती थी। उसे इफ़न की दादी बहुत अच्छी लगती थी। वह उसे प्यार करती थी और कहानियां सुनाती थी। उनकी बोली भी टोपी को बहुत अच्छी लगती थी। वह अक्सर उनके पास आकर अपनापन पाता था, इसलिए उसने इफ़न से दादी बदलने की बात कही। प्रश्न नंबर 8, इफ़न की दादी के मायके का घर कस्टोडियन में क्यों चला गया? इफ़न की दादी पूर्वी राज्य की रहने वाली थी, लेकिन वे विवाह के बाद लखनऊ आ गई थी। विभाजन के समय दादी के घर वाले पाकिस्तान में कराची में जाकर रहने लगे। इस कारण उनके घर पर किसी का कोई अधिकार नहीं था। इसी वजह से दादी के मायके वाला घर कस्टोडियन में चला गया। प्रश्न नंबर 9, इफ़न की दादी अपने पीहर क्यों जाना चाहती थी? उत्तर, इफ़न की दादी एक जमींदार की बेटी थी, दूध घी खाती हुई बड़ी हुई थी, परंतु लखनऊ आकर वह उस दही के लिए तरस गई थी। जब भी वह अपने मायके जाती तो जितना उनका मन होता जी भर के खा लेती, क्योंकि लखनऊ वापस आते ही उन्हें फिर से मौलवी बन जाना पड़ता था। यही कारण था कि इफ़न की दादी अपनी पीहर जाना चाहती थी। प्रश्न नंबर 10, टोपी और बूढ़ी नौकरानी सीता का एक दूसरे के प्रति सद्भाव होने का क्या कारण था? इनके व्यवहार से आपको क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर, घर में टोपी और बूढ़ी नौकरानी सीता दोनों की दशा एक जैसी थी। दोनों को अपने घर में छोटे बड़े सब डांट फटकार लेते थे। बूढ़ी नौकरानी सीता को तो ये सब चुपचाप सहने का अनुभव था। जब भी टोपी किसी बात पर दादी या घर के अन्य सदस्यों का विरोध करता तो राम दुलारी से पिटाई खानी पड़ती। तब सीता उसे अपनी कोठरी में ले जाकर समझाया करती थी। सीता के आंचल में जाकर टोपी को सुकून मिलता था। इनके व्यवहार से हमें ये शिक्षा मिलती है कि पीड़ा या कष्ट की स्थिति में एक दूसरे का सहारा बनने से व्यक्ति को संबल मिलता है। इस प्रकार व्यक्ति को लगता है कि कोई तो उसके साथ है जिससे वह अपने दुख दर्द बांट सकता है। प्रश्न नंबर 11, टोपी शुक्ला कहानी के आधार पर बताइए कि दादी मिली जुली संस्कृति में विश्वास रखती थी।
उत्तर, इफ़न की दादी मिली-जुली संस्कृति में विश्वास रखने वाली महिला थीं। वह नमाज व रोजे की बड़ी पाबंद थीं, किंतु जब उनके बेटे को यानी इफ़न के पिता को चेचक निकली, तब वह उसके पलंग के पास एक पैर से खड़ी हुई और उन्होंने माता का नाम लेकर कहा, माता मोरे बच्चे को माफ कर दो। उनके ससुराल में उर्दू बोली जाती थी, किंतु वह पूर्वी बोली ही बोलती थी। कट्टर मौलवी परिवार में गाने बजाने पर रोक थी, किंतु इफ़न की छठी में उन्होंने खूब गाना बजाना किया था। इन बातों से सिद्ध होता है कि वह मिली-जुली संस्कृति पर विश्वास रखती थीं। नंबर 12, एक ही कक्षा में 2 बार बैठने पर टोपी को किन भावात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा? उसकी भावात्मक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा व्यवस्था में आपके विचार से क्या परिवर्तन होने चाहिए? तर्क सहित उत्तर दीजिए। टोपी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया। एक ही कक्षा में 2 बार बैठने से टोपी को अनेक भावात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वह अकेला पड़ गया क्योंकि उसके दोस्त 10वीं कक्षा में थे और नई कक्षा में उसका कोई दोस्त नहीं बन सका था। वह अध्यापकों की हंसी का पात्र बनता गया। कक्षा में आने पर अध्यापक कमजोर लड़कों के रूप में उसका उदाहरण देते और उसे अपमानित करते व्यंग करते थे। इस पर वह शर्म से बिल्कुल पानी पानी हो जाता और बाकी बच्चे जोर जोर से हंसने लगते थे। इस तरह वह भरे पूरे घर की तरह अब स्कूल में भी बिल्कुल अकेला हो गया था। टोपी की भावात्मक परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए शिक्षा व्यवस्था में कुछ बदलाव की आवश्यकता है। विद्यालय में मनोवैज्ञानिकों की नियुक्ति होनी चाहिए, जिससे वह टोपी जैसे आयु वाले बच्चों की समस्याओं का निदान कर सकें। विद्यार्थियों को विषय चुनाव करने की छूट मिलनी चाहिए। लिखित परीक्षा के आधार पर ही नहीं, बल्कि संपूर्ण व्यक्तित्व के आधार पर छात्रों का आकलन होना चाहिए। अध्यापकों को भी सभी विद्यार्थियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। कमजोर छात्रों का मजाक उड़ाने के बजाय उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। प्रश्न नंबर 13, अलग अलग धर्म और जाति मानवीय रिश्तों में बाधक नहीं होती। टोपी शुक्ला पाठ के आलोक में प्रतिपादित कीजिए। अथवा टोपी और इफ़न की दादी अलग अलग मजहब और जाति के थे, पर एक अनजान अटूट से रिश्ते में बंधे थे। इस कथन के आलोक में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। उत्तर, अलग अलग धर्म और जाति मानवीय रिश्तों में बाधक नहीं होते। लेखक ने टोपी शुक्ला पाठ में इसी विचारधारा को प्रतिपादित किया है। लेखक ने बताया है कि टोपी और इफ़न की दादी में घनिष्ठ प्रेम था। टोपी अपने घर में उपेक्षित था और इफ़न की दादी भी भरे पूरे घर में अकेली थी। उनकी भावनाओं को समझने वाला घर में कोई नहीं था। टोपी कट्टर हिंदूवादी ब्राह्मण परिवार से था, तो इफ़न की दादी पक्की रोजा नमाज रखने वाली। धर्म और जाति का ये भेद भी इन दोनों को एक दूसरे से प्रेम करने से न रोक सका। एक और टोपी 8 साल का था, तो इफ़न की दादी 72 साल की थी, पर दोनों ने एक दूसरे को अपना समझा और इनका रिश्ता धर्म, जाति, उम्र की सीमाएं पार कर प्रेम के बंधन में बंध गया। जब मन की भावनाएं मेल खा जाती हैं, तो मजहब और जाति का बंधन बेमानी हो जाता है। अतः यह स्पष्ट होता है कि टोपी और उनकी दादी अलग अलग मजहब के और जाति के होने पर भी परस्पर प्रेम और स्नेह की अदृश्य डोर से बंधे हुए थे। प्रश्न नंबर 14, टोपी के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया जाता है, उस स्थिति में अगर आप होते तो क्या करते? उत्तर, टोपी के साथ उसके घर वाले बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। बात बात पर उसे दुत्कारते हैं। विशेष रूप से उसकी दादी बहुत ही कठोर हैं। किसी भी बात पर क्रोधित हो जाती हैं। जैसे ही उन्हें पता चला कि टोपी मुसलमान बच्चे से दोस्ती करने लगा है, उन्होंने आसमान सिर पर उठा लिया। वे चाहती तो प्यार से उसे समझा सकती थी, किंतु प्यार से समझाना मानो उस परिवार में था ही नहीं। टोपी का परिवार मानो झूठ और छल पर खड़ा है। उसका बड़ा भाई खुद कबाब खाता है, किंतु आरोप अपने छोटे भाई पर लगाता है। उसे मुंह बंद रखने की रिश्वत भी देता है और उसे पिटते देखकर खुश भी होता है। मेरे साथ अगर ऐसा व्यवहार होता तो यह मेरा दुर्भाग्य होता, परंतु मैं किसी न किसी रूप में उसका विरोध अवश्य करता। अपने पिता से अवश्य पूछता कि मेरी माँ और दादी इस तरह से व्यवहार क्यों करते हैं। मैं अपने बड़े भाई की आदतों के बारे में भी अपने पिता से अकेले में बात करता और उन्हें विश्वास में लेता। प्रश्न नंबर 15, ज़हीन होने के बावजूद भी टोपी कक्षा में 2 बार फेल हो गया। एक ही कक्षा में समझदार छात्र के 2 बार फेल हो जाने से उसकी मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? टोपी की आप बीती किन जीवन मूल्यों की कमी की ओर संकेत करती है? इस समस्या के सुधार के लिए तर्कसम्मत सुझाव दीजिए। एक ही कक्षा में समझदार छात्र के 2 बार फेल होने से उसका मन निराशा व अवसाद आदि से भर उठता है। ऐसे में उसे सबसे ज्यादा जरूरत अध्यापक तथा सहपाठियों के सहयोग की होती है। यदि उनका सहयोग मिलता है तो वह निराशा व अवसाद से बाहर निकल आता है, किंतु टोपी के साथ किसी ने भी सहयोग नहीं किया और कक्षा में नए सहपाठियों से भी उसकी दोस्ती नहीं हो सकी। अध्यापकों ने सहानुभूति के स्थान पर सदा उसकी उपेक्षा की। इन्हीं कारणों से वह घर की तरह स्कूल में भी अकेला महसूस करने लगा।
टोपी की आप बीती समाज में बच्चों के बीच घटती संवेदनशीलता, सहयोग की भावना, बढ़ती ईर्ष्या और द्वेष आदि बुराइयों की ओर संकेत करती है। इस समस्या के लिए बच्चों को दूसरों के प्रति उदार व संवेदनशील बनने की शिक्षा देनी चाहिए। अध्यापकों को चाहिए कि कक्षा में फेल होने वाले छात्रों को अपमानित न करके हौसला बढ़ाते हुए उनकी मदद करें। उनका सहयोग ऐसे बच्चों के जीवन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। प्रश्न नंबर 16, पद और हैसियत का गुमान मानवीय संबंधों में बहुत बड़ी बाधा है। टोपी शुक्ला के आधार पर इस तथ्य की पुष्टि कीजिए। जो लोग अपने पद या हैसियत के गुमान में रहते हैं वे आसानी से मानवीय रिश्ते नहीं बना सकते। इरफान कलेक्टर का बेटा था, किंतु उसमें बड़े बाप के बेटे के होने का गुमान नहीं था। उसने कभी भी टोपी को नीचा नहीं दिखाया। इस कारण दोनों में गहरी मित्रता थी। दूसरी ओर नए कलेक्टर के तीनों बेटे घमंड से भरे हुए थे। टोपी को देखते ही वे उसके पिता के बारे में पूछते हैं, यानी वे टोपी से दोस्ती तभी करते जब उसके पिता हैसियत में उनके पिता के बराबर या अधिक होते। जब पता चलता है कि वह डॉक्टर का बेटा है, तब भी उनकी ऐंठ कम नहीं होती। यहाँ तक कि टोपी के स्वाभिमानी रूप को देखकर वे अपना कुत्ता उसके पीछे छोड़ देते हैं। इस प्रकार दोनों में दोस्ती विकसित नहीं हो पाती। दोस्ती न होने का दोष कलेक्टर के बेटों का है, टोपी का तो बिल्कुल नहीं। इस बात से सिद्ध होता है कि पद और हैसियत का गुमान मानवीय संबंधों में बहुत बड़ी बाधा है। प्रश्न नंबर 17, टोपी शुक्ला कहानी सामाजिक समरसता और सद्भाव का संदेश देती है। जीवन मूल्यों के संदर्भ में इस कथन को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। अथवा इरफान और टोपी शुक्ला की मित्रता भारतीय समाज के लिए किस प्रकार से प्रेरक है, जीवन मूल्यों की दृष्टि से उत्तर दीजिए। इस कहानी में दो बच्चों को आधार बनाया गया है। एक है टोपी जो हिंदू ब्राह्मण परिवार का 8 साल का बालक है। दूसरा है इरफान जो मुस्लिम परिवार से संबंध रखता है। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती है। दोनों एक दूसरे के सुख दुख को बांटते हैं। टोपी इरफान के घर भी जाता है और उसकी दादी से भी उसे बेहद लगाव है, जबकि अपनी दादी उसे जरा भी अच्छी नहीं लगती। टोपी के परिवार वाले भले ही उसकी इरफान से मित्रता और उसकी दादी से टोपी का अपनापन पसंद नहीं करते थे, परंतु टोपी अम्मी शब्द बोलने पर हिचकिचाता नहीं, क्योंकि उसका रिश्ता समाज की धार्मिक भावनाओं से परे था। ऐसी मित्रता तथा रिश्ते ही भाईचारे और प्रेम का वातावरण बनाते हैं। इरफान और टोपी जैसी दोस्ती समाज के लिए वरदान बनकर समरसता और सद्भावना का संचार करती है। इसी से राष्ट्रीय एकता व अखंडता को बल मिलता है। धर्म, जाति, संस्कारों और परंपराओं की अपेक्षा अपनेपन का भाव समाज को जोड़ पाने में अधिक शक्ति रखता है। यदि भारतीय समाज समग्र रूप से इस वास्तविकता को समझे और अपने जीवन में उतार ले तो भेदभाव का जहर समाप्त हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, अम्मी शब्द पर टोपी के घर वालों की प्रतिक्रिया किस मानसिकता का द्योतक है? क्या आप इस प्रतिक्रिया को उचित मानते हैं? उत्तर, जब टोपी शुक्ला के मुख से अम्मी शब्द सुना गया तब घर वालों के होश उड़ गए। उनकी परंपराओं की दीवार डोलने लगी। उनका धर्म संकट में पड़ गया। सभी की आंखें टोपी के चेहरे पर जम गईं कि उनकी संस्कृति के विपरीत यह शब्द घर में कैसे आ गया। टोपी की दादी सुभद्रा देवी तो उसी वक्त खाने की मेज से उठ गईं और टोपी की मां राम दुलारी ने उसे बहुत मारा। टोपी के घर वाले वैसे तो आधुनिक थे, लेकिन संकुचित मानसिकता और धार्मिक कट्टरता का प्रतिनिधित्व करने वाले थे। इसलिए मां के लिए प्रयोग किए जाने वाला पवित्र संबोधन अम्मी शब्द वे स्वीकार नहीं कर सके। घर वालों की यह प्रतिक्रिया अनुचित थी। मेरे विचार में भाषा किसी एक धर्म की नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज की धरोहर होती है। हर व्यक्ति को उसके प्रयोग के प्रति उदार होना चाहिए, क्योंकि भाषा मानवता के प्रसार का संदेश देती है। हमें धर्म जाति से ऊपर उठकर मानवीय रिश्तों को अहमियत देनी चाहिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें तथा बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।